यार एक से ज्यादा सब स्पेसेस हो सकती हैं ना। जी। ठीक है, तो कहता है कि अगर उसकी जितनी भी पॉसिबल सब स्पेसेस हैं उनकी हर एक की डायमेंशन होगी, तो जी अगर कोई सर। ऐसी सब स्पेस एग्जिस्ट करती है जिसकी डायमेंशन, यानी कि मैक्सिमम डायमेंशन का मतलब है कि जितनी पॉसिबल सब स्पेसेस हैं उनमें जो सबसे बड़ी डायमेंशन है उसको मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? जी सर, और ये इफ m इज कनेक्टेड देन द इंडेक्स ऑफ b इज कांस्टेंट। जी, वो कह रहा है कि ये अगर नहीं एम समझ। कनेक्टेड स्पेस होगी तो जो इंडेक्स ऑफ बी है वो कांस्टेंट का मतलब है कि वो फिक्स होगी, एक कोई आपके पास स्पेस आएगी ना। ठीक है, जी सर, एक से ज़्यादा मैक्सिमम डायमेंशन की सब स्पेस नहीं होंगी। ये नहीं नहीं। होंगी। जी अगर थ्री डायमेंशन की एक सब स्पेस है मैक्सिमम, तो वो थ्री होगी, उस कहा एक या से थ्री। ज़्यादा थ्री स्पेस। जी जी ठीक। और सर ये जो आगे थर्ड पेज पे, जी सर ये लिखा हुआ है ना रिमानियन केस। सर इसका क्या हाँ जी। मतलब है कि जो रिमानियन मैनीफोल्ड हमने कहा है जी, उसकी बात कर रिमेनियन रहे हैं? मैनीफोल्ड की बात हो रही। ठीक सर। और सर ये जो हमने एंगल लिया है 0 से पाई तक, जी ये दो वेक्टर्स के दरमियान 0 से पाई तक की एंगल होता है। नहीं नहीं, टू जीरो पाई से तक। पाई इसलिए लिया है कि वो जो कॉज है ना, वो जीरो से पाई तक हमने लिया उसको। यानी कि वो कहता है कि जीरो से पाई तक जो उसकी वैल्यू आएगी ना एंगल, वो वाला आपने लेना है। वैसे भी रिपीट होना शुरू हो जाते हैं ना उसके बाद, जी सर। क्योंकि कॉज ऑफ थीटा कॉज ऑफ माइनस थीटा के बराबर होता है ना, तो जीरो से पाई या जीरो से माइनस पाई लें तो वो एक जैसे ही आएंगे एंगल्स, तो इसलिए जीरो से पाई लिया। और सर ये जो हम वेलोसिटी वेक्टर ले रहे हैं यहाँ पे, जो कर्व्स के टेंजेंट होंगे हम उन्हीं को वेलोसिटी वेक्टर कह रहे हैं। जी जी, वही वही वेलोसिटी वेक्टर होते हैं, डेरिवेटिव जो लेते हैं आप उसको। ठीक है सर। जी, और सर ये जो हमने बी डिफाइन किया था लॉरेंट्स मीट्रिक में, हाँ हाँ। सर ये नहीं समझ आया, बी इज इक्वल टू डी यू वन स्टेरिक डी टेंसर डी यू वन, इस तरह डिफाइन किया हुआ है। ये किस किस ये खुद लेक्चर में से है? लिए। इसी लेक्चर में है? जी सर। किधर? सेकंड पेज पे। ये जो है, जी सर, ये एग्जांपल। यार ये बेसिकली वेक्टर है ना। आप, एक वेक्टर है उसकी एम वैल्यूज हैं, ठीक है। du1 कॉलम में लिखें, du2 सो ऑन du m कॉलम में लिखा। ठीक है, लिख लिया, समझ आ गई? इसको इसी जी सर। वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि बीच में आएगा मीट्रिक, मीट्रिक है वन, डायगोनल में -1 m -1 टाइम्स -1 आएंगे, बाकी सारे जीरो। ठीक है, पहले रो मैट्रिक्स आएगा du1 du2 du m, और बाद में उसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स आएगा। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, ये उसको मल्टीप्लाई करने के बाद का रिजल्ट निकला हुआ है। यानी कि जिस तरह हम ये वाला मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये आपके सामने, तो ये निकला हुआ है a0 स्क्वायर -a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो a0 की जगह du1 रखें, a1 की जगह du2 एंड सो ऑन dum तक रखें, और इसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। और सर ये इसकी जो इंडेक्स होगा वो वन और -1 m-1 होगा, या वन या m-1। जी जी जी, कितने आगे हैं लोग? चलें शुरू करते हैं, बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे हमें अब क्लास के बाद। ठीक। सर 2 मिनट रुक जाएंगे। जी जी, रुक गए जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कल भी मैंने पूछा था आपसे कि सर जी शुरू में हमने मीट्रिक का लफ्ज यूज किया था ना लेक्चर के शुरू में, तो जी आपने जी, कहा था मैं बाद में बताऊंगा। सर उसका बता दें जरा। यार कल हमने बाद में आ गया था कि मीट्रिक स्पेस बन गई है, मीट्रिक स्पेस बनाई थी ना। ठीक है,
वो आप बाद में पूछ लेते हैं, लेकिन मीट्रिक स्पेस कहने का मतलब यह है कि मीट्रिक जो है ये डिफाइन करता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को डिफाइन करता है ना, कि मैनीफोल्ड के ऊपर जो दो पॉइंट्स आप लेंगे या कोई वेक्टर लेंगे, उसका जब मैग्नीट्यूड निकालना है या उसकी लेंथ निकालनी है, तो वो लेंथ निकालने के लिए हमें जो चीज काम आएगी वो ये 0 2 जो आपका बी जिसे हम कह रहे हैं, अ टेंसर फील्ड ऑफ टाइप 0 2, ये इस्तेमाल होगा। चूंकि ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको मीट्रिक कहते हैं। ठीक, ठीक। मीट्रिक या मीट्रिक टेंसर कहते हैं ना, आगे हम इस पे मीट्रिक टेंसर की भी बात करेंगे। इसको मीट्रिक कहते हैं या मीट्रिक टेंसर कहते हैं, एक ही बात है। मीट्रिक कहें या मीट्रिक टेंसर कहें, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और कुछ? जी मौलाना साहब शुरू करें फिर। 1 मिनट सर जी, बस लैपटॉप ऑन हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सेटिंग बना रहे हैं सर। कोई बात नहीं, बनाने दें मौलाना साहब, सेटिंग जब होनी तक वो चाहिए। लैपटॉप ऑन कर रहा है तो वो सर आपने पेज ओपन किए हैं, वो नेट पे आप कह रहे थे, मैं कल ओपन करके बता दूंगा आपको। ओहो, मैं अभी खोलता हूँ यार, 1 मिनट, अभी अभी बता। यस जी, वालेकुम अस्सलाम। आ जाए आ जाए आ जाए। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। चाय पिलाएं आपको? जी जी, यही है, मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, एक उन्हें बताइएगा कि एक तो गलती से बायो का मुझे भेज दिया, ये बायो का था, ठीक है, और एक नाम लिखा हुआ था उस लेटर पे, उसका डोजियर नहीं था। फिगर नजर आ रही है नवीद आपको? यस सर। नहीं मैं जी, नजर आ रही है? जी सर। ठीक है। अब आप इसको समझे ना कि ये चीज होती कैसे है। इसके लिए मैं आपको ना ये फिगर, ये पॉइंट पी है, ये स्पेस के अंदर है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, आपको नजर आ रहे हैं राइट साइड पे, यस ठीक सर। है। जी सर। जब हम इस पी पॉइंट को ड्रॉप करते हैं ना एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ये एल पॉइंट पे जाके मीट करता है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ये थीटा एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ। ये नजर आ रहा है आपको, जेड एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है। यस सर। तो इसका मतलब है, इसका अगर एक कंपोनेंट में जेड एक्सिस पे गिराऊंगा तो वो पी कॉस थीटा होगा जेड एक्सिस पे, चूंकि आर उसका है तो आर कॉस थीटा आ गया, जेड नजर आ गया ना, ये वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा, ठीक है। यस सर। और जो एक्स वाई प्लेन पे गिरेगा वो आर साइन थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, कॉस थीटा और एक साइन थीटा के साथ। कॉस थीटा वाला तो जेड एक्सिस पे जाएगा और साइन थीटा वाला एक्स वाई प्लेन में आएगा। जो एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट आएगा, ये ग्रीन से उन्होंने लिखा हुआ है 0 से एल तक, वो जो है वो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाएगा। जब ये एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाएगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये हो जाएगा आर साइन थीटा, इसका लेंथ है। ये लेंथ जब एक्स एक्सिस पे ड्रॉप होगी तो वो कॉस फाई एंगल बनेगा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे साइन फाई, तो जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट बन जाते हैं आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई और आर कॉस थीटा। अब आती है कि थीटा जो है वो 0 से पाई क्यों होगा और फाई जो है 0 से 2 पाई क्यों होगा। जो फाई जो है ना, ये पूरा सर्कल कवर करता है, ये आप देखें पूरा सर्कल कवर कर रहा है। 2 पाई का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से शुरू होगा, वापस एक्स एक्सिस पे खत्म होगा। अगर मैं इसका भी पूरा सर्कल कंप्लीट कर दूं, यानी कि इसका आधा सर्कल है कि ये जेड एक्सिस से शुरू होगा और जेड एक्सिस की अपोजिट साइड पे पाई पे चला जाएगा, माइनस जेड एक्सिस तक जाएगा। अगर मैं इसको भी 2 पाई कर दूं तो होगा क्या कि जो पॉइंट है वो 2 दफा आ जाएंगे। कुछ पॉइंट इस फाई की वजह से आ रहे हैं ना, फाई चूंकि पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो जो पॉइंट इधर है वो बेसिकली अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो हर पॉइंट जो है वो 2 दफा अपीयर हो जाएगा, इनके एक पॉइंट की 2 रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट की एक ही रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है कि इनमें से कोई एक एंगल
पाई तक वेरी करे और दूसरा एंगल 2 पाई तक वेरी करे। इसलिए थीटा जो है वो हम कहते हैं कि 0 से पाई तक वेरी करता है और फाई जो है 0 से 2 पाई तक वेरी करता है। ठीक है, सर ये थीटा पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई तक नहीं होगा? नहीं नहीं, थीटा जो है जेड एक्सिस के साथ है भाई, नेगेटिव जेड से पॉजिटिव जेड तक होगा, जेड से सर ये जेड जो तक। फाई है पाई सर, एक्स एक्सिस, हाँ जी, ये सर जो फिगर में नजर आ रहा है सर, ये तो हाफ सर्कल में शो हो रहा है सर। तो ओहो, हाफ सर्कल में तो ये कह रहा है ना कि इधर से लेकर इधर तक एंगल है। अगर ये लाइन जो है इस तरफ आ जाएगी तो ये एंगल उधर तक चला जाएगा। बेसिकली ये लाइन तो, ये पॉइंट है ना, पॉइंट आप पॉइंट तो कहीं भी जा सकता है ना स्पेस में। फिलहाल तो हम किसी एक पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट अगर घूमता घूमता इधर आ गया तो तब ये एंगल भी घूमता घूमता इधर आ जाएगा। ये पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 0 डिग्री से लेकर 2 पाई डिग्री तक घूम सकता है। ठीक है सर ये जो पॉइंट अब मूव होगा तो थीटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर? यार, थीटा भी चेंज होगा लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से, यानी कि थीटा पाई से बड़ा नहीं हो सकता। 0 से पाई तक तो मूव कर सकता है ना। ये जेड एक्सिस के करीब चला जाए थीटा कम हो जाएगा, माइनस जेड एक्सिस के करीब चला जाए तो थीटा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये इसके यानी कि ना इस साइड पे नहीं जाएगा, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन के पॉजिटिव साइड पे रहेगा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे रहेगा, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे नहीं जाएगा पी जो थीटा जो है। ठीक है, सही सर जी। और सर वो जो आप कल कौन का बता रहे थे वो भी तो इससे समझ आ जाएगा अगर समझा दें तो। वो मैं देखता हूँ नल कौन स्ट्रक्चर, ये देखे ना, ये इस तरह की कौन बनती है, ये उसने लिखी हुई है। ठीक है, कि ऊपर फ्यूचर है, नीचे पास्ट है। ठीक है, तो इस पे 3 तरह की पोजीशंस हो सकती हैं कि वेक्टर जो है कोन के ऊपर हो, कोन के अंदर हो या कोन के बाहर हो। जो वेक्टर कोन के अंदर होगा वो टाइम लाइक होगा, जो कोन की सरफेस पे होगा वो नल होगा या लाइट लाइक होगा, और जो कोन के बाहर होगा वो स्पेस लाइक होगा। ठीक है, इधर मैं जी जिस सर। जो मैं चीज देखना चाह रहा हूं, अगर वो मुझे, हाँ, ये फिगर जो है ना, इस फिगर को अगर जरा गौर से देखें, ये देखें एक वक्त में कौन ये थी ना, ये नजर आ रही है, कौन का सेंटर ये है, यानी कि आप समझे कि अभी मैंने कौन बनाई, टाइम अभी का है। ठीक है, जब मैं जी कुछ सर। टाइम के बाद कौन बनाऊंगा, कुछ टाइम आगे चला जाऊं तो कौन अब अगले टाइम पे बनाई तो पास्ट की कौन बड़ी हो गई ना। ठीक है, ये पास्ट वाला कौन बढ़ गया, नजर आ गया नीचे बढ़ता हुआ। तो बस जी सर। जो इंफॉर्मेशन, चूंकि हम टाइम लाइक वेक्टर्स के अंदर रहते हैं, यानी कि जो यूनिवर्स है वो टाइम लाइक वेक्टर्स के अंदर है, यानी कि हमारे तक सिर्फ कौन के अंदर की इंफॉर्मेशन पहुंचती है, कौन के बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। लेकिन जब आप इस कौन को बड़ा करते हैं, यानी कि टाइम में आगे जाते हैं, तो वो पोर्शन ऑफ द स्पेस जो पहले कौन से बाहर था वो कौन के अंदर आ जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी सर, जो पहले के लिए स्पेस लाइक थे वो फिर टाइम लाइक मान लेते वो हैं। अगले किसी टाइम के लिए टाइम लाइक हो गए, तो जब वो कौन के अंदर आ जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो पहले हमें नोन नहीं थी, हो सकता है फ्यूचर में नोन हो जाए। ठीक है, जी सर। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको स्टडी करना, और ये मुश्किल भी है थोड़ा, कि आज हम बात करेंगे अफाइन कनेक्शंस की। ठीक है, सपोज करें कि एक मैपिंग एमयू बिटवीन टू मैनीफोल्ड्स एन एंड एम इज अ सी इंफिनिटी मैप, और अ वेक्टर फील्ड एक्स ओवर म्यू, यानी कि हम कहते हैं कि कोई वेक्टर फील्ड है, उसे हम इस मैपिंग के ऊपर कहेंगे कि वो वेक्टर फील्ड इस मैपिंग के ऊपर है, इज अ सी इंफिनिटी मैप। वो वेक्टर फील्ड कैसा होगा कि जो n के एलिमेंट्स को, यानी कि x इज अ वेक्टर फील्ड, इसे हम वेक्टर फील्ड ओवर म्यू तब कहेंगे कि जब वो x जो है वो n के एलिमेंट्स को टेंजेंट बंडल ऑफ m के अंदर ले जाए। वैसे वेक्टर फील्ड क्या होता है कि m के एलिमेंट्स को m के टेंजेंट बंडल में लेके जाते हैं। इनकी जो हमने वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो ये है कि वो मैनीफोल्ड के पॉइंट्स को उसके टेंजेंट बंडल में लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो वेक्टर फील्ड ओवर द मैपिंग होगा, ये एक ऐसा वेक्टर फील्ड होगा जो एक मैनीफोल्ड के पॉइंट्स को दूसरे मैनीफोल्ड के टेंजेंट बंडल में लेके जा रहा है, सच दैट फॉर ऑल क्यू बिलोंगिंग टू एन एक्स ऑफ क्यू, क्योंकि जब भी वेक्टर फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑपरेट होता है वो पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर बन जाता है। तो कहता है ये जो पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर होगा एक्स ऑफ क्यू,
ये m म्यू ऑफ q यानी कि टेंजेंट स्पेस जो म्यू ऑफ q की होगी उसमें होगा। ये फिगर से आपको बात समझ आएगी। आप समझें कि ये एक मैनीफोल्ड है n, इसके अंदर कोई पॉइंट है q, ये मैनीफोल्ड है m, तो इस q की जो इमेज सर म्यू आपकी आवाज मैपिंग कट रही है सर। अब आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये n मैनीफोल्ड है, इस n मैनीफोल्ड के अंदर एक पॉइंट है q जो म्यू मैपिंग से m मैनीफोल्ड के अंदर चला जाता है और म्यू ऑफ q हो जाता है। क्लियर होगी बात? और हम ये कहते हैं कि ये जो वेक्टर फील्ड x है ये इस n के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और इसको m म्यू ऑफ q के अंदर लेके जा रहा है। जब हम म्यू ऑफ q पॉइंट कहते हैं तो इस म्यू ऑफ q पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पेस बनेगी वो m म्यू ऑफ q होगी और इसके टेंजेंट, ये t जो है ये एक टेंजेंट है म्यू ऑफ q पॉइंट के ऊपर, तो ये m म्यू ऑफ q का एलिमेंट होगा, t बिलोंग्स टू m म्यू ऑफ q। तो हम कहते हैं कि ये उस वक्त वेक्टर फील्ड ओवर म्यू बनेगा कि जब मैं x को q पे ऑपरेट करूं तो x ऑफ q भी तो एक टेंजेंट आता है, ये वही वाला टेंजेंट हो जो ये टेंजेंट t आ रहा है। तो अगर x ऑफ q t हो तो हम कहेंगे कि ये जो कैपिटल x है दिस इज अ वेक्टर फील्ड ओवर म्यू, और ये x बेसिकली मैप कर रहा है points of the manifold n into tangent bundle of m. This implies points of n assigned tangent vectors in n. इसका मतलब ये होगा कि n के पॉइंट्स को m के टेंजेंट वेक्टर्स असाइन कर रही है ये मैपिंग। इसकी एक्सप्लेन करने के लिए हम आगे दो बातें करते हैं। पहली बात है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ वेक्टर फील्ड x ऑन m टू म्यू इज द कंपोजिशन ऑफ मैप्स, यानी कि अगर हम कहें कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि एक वेक्टर फील्ड है जो m के ऊपर वेक्टर फील्ड है, ये जिस तरह ये फिगर में शो किया हुआ है कि अगर ये मैनीफोल्ड m है, ये मैनीफोल्ड n है, तो मैनीफोल्ड m का मतलब ये, यानी कि ये जो हमने पिछली बात की है इसको कि किस तरह से ये मैनेज होगी उसको मैनेज कर रहे हैं कि m अगर मैनीफोल्ड है तो हम कहते हैं कि मैनीफोल्ड के ऊपर जो वेक्टर फील्ड होता है वो उस मैनीफोल्ड के पॉइंट्स को उसके टेंजेंट बंडल में लेके जाता है, तो वो m के पॉइंट्स को tm के अंदर लेके जाएगा, ये x, ये वेक्टर फील्ड ओवर m है। अब मैं कहता हूं कि म्यू जो है वो मैपिंग है बिटवीन n और m, तो अगर मैं पहले म्यू ऑपरेट करूं फिर x ऑपरेट करूं तो ये x ऑफ म्यू जो मैपिंग होगी ये n के पॉइंट्स को tm में ले जाएगी। तो x ऑफ म्यू एक ऐसी मैपिंग होगी जो n से शुरू होगी और tm के अंदर चली जाएगी। तो हम कहते हैं कि m टू म्यू इज द कंपोज, यानी कि जो किसी भी मैनीफोल्ड किसी भी वेक्टर फील्ड को x को हम क्या उसे कहते हैं वेक्टर फील्ड ओवर म्यू बना सकते हैं अगर हम उसकी कंपोजिशन ले लें म्यू से, यानी कि कोई भी वेक्टर फील्ड मैं मैनीफोल्ड का लूं उसको कंपोजिशन लूं म्यू के साथ तो वह वेक्टर फील्ड ओवर म्यू बन जाए। और वो होगा x ऑफ म्यू फ्रॉम n टू tm। एक तो ये है, इसको हम बोलेंगे कि हमने किसी वेक्टर फील्ड m को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो म्यू के ऊपर आ जाए। दूसरा है द इमेज ऑफ अ वेक्टर फील्ड, हम कहते हैं कि द इमेज ऑफ अ वेक्टर फील्ड y ऑन n अंडर म्यू इज डिनोटेड बाय म्यू स्टेरिक y। हम कहते हैं कि जो y की इमेज है, एक वेक्टर फील्ड है y जो n मैनीफोल्ड के ऊपर वेक्टर फील्ड है। n मैनीफोल्ड के ऊपर वेक्टर फील्ड होने का मतलब ये है कि वो n के पॉइंट्स को टेंजेंट बंडल ऑफ n में tn के अंदर लेके जाता है। उसकी इमेज जो है उसे हम म्यू स्टेरिक y से डिनोट करते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं कि म्यू स्टेरिक y अगर एक टेंजेंट वेक्टर है वो q पे ऑपरेट हो तो वो इस तरह से ऑपरेट हो कि जैसे y ऑफ q जो पॉइंट है उसके ऊपर म्यू स्टेरिक ऑपरेट हो। ये भी आपको एक फिगर से एक्सप्लेन करता हूं, इस फिगर को गौर से देखिए कि ये मैनीफोल्ड n है, ये मैनीफोल्ड m है, ये इसके ऊपर पॉइंट है q, इसकी इमेज है म्यू ऑफ q। अब हम कहते हैं इस q पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट वेक्टर है जो y ऑफ q है। y चूंकि क्या है, y एक वेक्टर फील्ड है n के ऊपर, तो y n के पॉइंट्स को tn के अंदर लेके जाता है और tn तो आपको पता है टेंजेंट बंडल है, टेंजेंट बंडल के अंदर तमाम टेंजेंट स्पेसेस होती हैं। हम कहते हैं कि जो q पॉइंट के ऊपर टेंजेंट स्पेस है nq वो भी tn के अंदर होगी, तो ये जो y है इस q पॉइंट को nq के अंदर ले जाएगा। तो y जब q के ऊपर ऑपरेट होगा तो y ऑफ q एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर आएगा, तो ये y ऑफ q जो टेंजेंट वेक्टर है वो ये शो हुआ।
अब हमारे पास अगर म्यू मैपिंग हो दो मैनीफोल्ड्स के दरमियान, तो हमने डिफाइन किया हुआ है कि म्यू स्टेरिक एक मैपिंग होती है जो म्यू जो है अगर पॉइंट्स को पॉइंट्स पे मैप करती है, तो म्यू स्टेरिक टेंजेंट्स को टेंजेंट्स पे मैप करती है। तो अगर y ऑफ q एक टेंजेंट वेक्टर है, तो म्यू स्टेरिक इस टेंजेंट वेक्टर y ऑफ q को इधर लेके आ जाएगी, जिसे हम म्यू स्टेरिक y ऑफ q कहेंगे। तो म्यू स्टेरिक y ऑफ q ये टेंजेंट वेक्टर, कि ये वाला टेंजेंट वेक्टर इस टेंजेंट वेक्टर पे मैप हो गया, तो ये टेंजेंट वेक्टर y ऑफ q है, तो ये टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा म्यू स्टेरिक y ऑफ q। ये जो म्यू स्टेरिक y ऑफ q, इसी तरह y चूंकि टेंजेंट वेक्टर है, तो इमेज ऑफ द वेक्टर फील्ड, इस वेक्टर फील्ड की जो इमेज है वो म्यू स्टेरिक y होगी। तो म्यू स्टेरिक y बेसिकली एक वेक्टर फील्ड होगा जो मैनीफोल्ड m के ऊपर होगा और उसके पॉइंट्स को tm के अंदर लेके जाएगा। और मैनीफोल्ड m का जो पॉइंट है म्यू ऑफ q, वो tm के अंदर m म्यू ऑफ q स्पेस जो टेंजेंट स्पेस है उसके अंदर जाएगा। तो कहता है कि ये जो म्यू स्टेरिक y है, ये y की इमेज उस वक्त बनेगी, ये y की इमेज कब बनेगी कि अगर y q को n q के अंदर लेके जाता है, तो म्यू स्टेरिक y म्यू ऑफ q को m म्यू ऑफ q के अंदर लेके जाए। अगर y के करस्पॉन्डिंग म्यू स्टेरिक y q की इमेज को टेंजेंट स्पेस ऑफ m म्यू ऑफ q के अंदर लेके जाता है, तो तब हम कहेंगे कि ये जो म्यू स्टेरिक y है ये इस y की इमेज है। और हम कहेंगे कि म्यू स्टेरिक y ऑफ q, इसको हम लिखेंगे म्यू स्टेरिक y ऑपरेटेड ऑन द पॉइंट q। वेक्टर फील्ड्स y on n and x on m are mu related। हम कहेंगे कि दो वेक्टर फील्ड्स हैं, इनके जो मैनीफोल्ड n के ऊपर वेक्टर फील्ड है और जो मैनीफोल्ड m के ऊपर वेक्टर फील्ड है, ये दो मैनीफोल्ड हैं, उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर फील्ड्स हैं। एक को मैं y से लिख रहा हूं, एक को x से लिख रहा हूं, और हम कहते हैं कि ये म्यू रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ दिस म्यू स्टेरिक y जो है ये कोई नई चीज ना हो, ये x ऑफ म्यू के बराबर हो। ये जो म्यू स्टेरिक y है ये कोई नई चीज ना हो, बल्कि ये x ऑफ म्यू के बराबर हो, जो हमने पिछले a पार्ट में हमने पढ़ा था ना, x ऑफ म्यू बनाया था कि ये x ऑफ म्यू, और अगर म्यू स्टेरिक y एक ही चीज हो जाए, तो तब हम कहेंगे कि जो वेक्टर फील्ड y है और जो वेक्टर फील्ड x है वो आपस में म्यू रिलेटेड हो गए। फर्दर अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है n के ऊपर, विच इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू r, तो x प्लस y ऑफ q, यानी कि x ऑफ q प्लस y ऑफ q के ये जो वेक्टर फील्ड्स हैं ये लीनियर होंगे और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे, तो स्केलर अलग हो जाएगा, f(x) ऑफ q f ऑफ q x ऑफ q हो जाएगा। इफ अब चूंकि वेक्टर फील्ड्स एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं, तो उसकी कोई ना कोई बेसिस भी होगी। तो इफ x1 x2 up to so on xm is a local basis of vector fields on m, यानी कि m के वेक्टर फील्ड्स की लोकल बेसिस है, तो देन फॉर एवरी वेक्टर फील्ड y over q and every q belonging to n such that mu of q belongs to m, we write y of q, यानी कि y को जब q पे ऑपरेट करते हैं तो एक टेंजेंट वेक्टर बन जाता है, और हर टेंजेंट वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम कहेंगे कि जो y ऑफ q टेंजेंट वेक्टर है ये हम लिख सकते हैं एफ आई ऑफ क्यू एक्स आई ऑफ म्यू ऑफ क्यू। म्यू ऑफ क्यू वो पॉइंट है जिसके ऊपर एक्स आई ऑपरेट हो रहे हैं, एक्स वन ऑपरेट होगा तो ये एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर आएगा, एक्स टू ऑपरेट होगा ये एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर आएगा, एक्स एम ऑपरेट होगा ये एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर आएगा जो बेसिस वेक्टर बनेगा। और जो बेसिस वेक्टर है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हर वेक्टर लिखा जा सकता है टेंजेंट वेक्टर, तो ये उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। अगर मैं इसमें से क्यू को हटा दूं, जी जी सर ये एक्स आईज जो होंगे ये असल में पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे? नो, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं है, यही है। ये एक्स आई का मतलब है जब आई वन होगा तो ये एक्स वन होगा, जब आई टू होगा तो ये एक्स टू होगा, जो आई एम होगा तो ये एक्स एम होगा। ये जो ऊपर हमने ये एक्स वन एक्स टू एक्स एम लिखे हैं ये वो है बेसिकली। तो ये एफ वन एक्स वन प्लस बेसिस सेट होगा, बेसिस सेट है ना, ये तो हम पहले भी इसकी बेसिस सेट की बात कर चुके हैं कि जो अगर वेक्टर फील्ड्स का जो सेट बनता है उसका बेसिस सेट x1 x2 xm, तो हम पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है सर y ऑफ q तो एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर होगा ना, तो टेंजेंट वेक्टर x i ऑफ u ऑफ q भी तो एक पर्टिकुलर बेसिस सेट है, यानी कि x1 वेक्टर फील्ड है। जब x1 किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑपरेट हो गया तो फिर वो वेक्टर फील्ड नहीं रहा, वो पार्शियल डेरिवेटिव बन गया। जी सर। हाँ, क्योंकि यहाँ एक्स वाई भी तो म्यू ऑफ क्यू पे ऑपरेट हो रहा है। अगर मैं क्यू को बीच में से छोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई ऑफ म्यू, यानी कि एक्स आई और म्यू के कॉम्बिनेशन से ये
क्यू बीच में से छोड़ दूं तो y इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई ऑफ म्यू। हैंस लोकल बेसिस, तो इसका मतलब क्या होगा कि हैंस लोकल बेसिस ऑफ वेक्टर फील्ड्स ऑन m गिव्स अ लोकल बेसिस ऑफ वेक्टर फील्ड ऑन म्यू। और हमें पता है कि जब x म्यू के साथ कंबाइन होता है, कंपोजिशन में आता है, तो वो तो वेक्टर फील्ड ओवर म्यू का बेसिस सेट बनता है, क्योंकि ये ऊपर हमने कहा कि x ऑफ म्यू जो है वो वेक्टर फील्ड ओवर म्यू बन जाता है। तो इसका मतलब है एक्स आई ऑफ म्यू यानी कि एक्स वन ऑफ म्यू वेक्टर फील्ड ओवर म्यू बन जाएगा, एक्स टू ऑफ म्यू भी वेक्टर फील्ड ओवर म्यू बन जाएगा, और एक्स एम ऑफ म्यू भी वेक्टर फील्ड ओवर म्यू बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हमें बेसिस सेट पता हो एम मैनीफोल्ड का, तो उसकी मदद से, यानी कि एम के मैनीफोल्ड के ऊपर जो वेक्टर फील्ड्स हैं उसका बेसिस सेट पता हो, तो उसकी मदद से हम बेसिस सेट बना सकते हैं वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू का, कि हर एक के साथ म्यू कंबाइन कर दें, एक्स वन ऑफ म्यू, एक्स टू ऑफ म्यू, सो ऑन एक्स एम ऑफ म्यू। तो हेंस लोकल बेसिस ऑफ वेक्टर फील्ड्स ऑन एम गिव्स अ लोकल बेसिस ऑफ वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड डिफाइन किया है, जिसके लिए मैं अफाइन कनेक्शन डिफाइन करना चाह रहा था, उसके लिए ये बैकग्राउंड जरूरी था। ये आप एक दो दफा घर में पढ़ेंगे तब बात समझ आएगी, आप अगर कहें कि फौरी समझ आ जाए तो ये इतना थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। एन अफाइन कनेक्शन डी, अब ये अफाइन कनेक्शन क्या है, बेसिकली ये एक डेरिवेटिव है, यानी कि आप ये समझें कि हमने मैपिंग डिफाइन की दो मैनीफोल्ड के ऊपर, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमने रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ऑन रियल नंबर्स, और फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह हमने दो मैनीफोल्ड्स के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन की म्यू, अब इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं कि फंक्शन अगर मैनीफोल्ड के ऊपर हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो ये असल टारगेट है। तो हम अब ये कह रहे हैं कि अगर ये फंक्शन है तो एन अफाइन कनेक्शन डी ऑन द मैपिंग म्यू बिटवीन द टू मैनीफोल्ड्स n एंड m इज एन ऑब्जेक्ट विच असाइंस टू ईच t बिलोंगिंग टू n, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है जो हर टेंजेंट वेक्टर को जो n क्यूब का एलिमेंट है उसको एक ऑपरेटर असाइन करता है dt। उस ऑपरेटर को हम d और टेंजेंट वेक्टर की वजह से उसके इंडेक्स में t आएगा। अगर ये t की बजाय p होगा, कोई वेक्टर q हो जाए, r हो जाए, तो ये dr हो जाएगा। विच मैप्स, और ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, दिस मैप्स वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू इनटू m म्यू ऑफ q। ये वेक्टर फील्ड्स ओवर म्यू को टेंजेंट वेक्टर्स जो m म्यू ऑफ q के अंदर है उसके अंदर इसको ट्रांसफॉर्म करता है। एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स, और ये फॉलोइंग एक्सियम्स सेटिस्फाई करता है। नंबर वन, लीनियरिटी इन टी, कि ये जो इसका लोअर वेरिएबल है इंडेक्स के अंदर लिखा हुआ है t, इसके अंदर ये लीनियर है कि अगर मैं d a t प्लस b v ले लूं और x पे ऑपरेट करूं, तो मैं पहले dtx लूं, यानी कि इसको लीनियरली इसका कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा a dtx प्लस b dvx, तो ये लीनियर होगा अपनी इस लोअर वेरिएबल में। लीनियरिटी ओवर आर, ये लीनियर होगा अंदर वाले वेरिएबल, इस कैपिटल एक्स वेरिएबल के अंदर भी लीनियर होगा। dtax प्लस by पे ऑपरेट हो तो ये हो जाएगा a dtx प्लस b dy। dt इज अ डेरिवेशन जी। ये dv नहीं आएगा सर शुरू में, जो बाद में ऑपरेट हो रहा है ये यहाँ dv लिखा हुआ है, नहीं यहाँ तो d इधर नहीं सर, यहाँ पे जो लिनियरिटी इन टी है सर, DAT प्लस B DV नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, dv तो नहीं होगा ना, ये t एक टेंजेंट वेक्टर है और v एक टेंजेंट वेक्टर है, t और v दो टेंजेंट वेक्टर्स। ठीक है, ये जो ये d, ये यहाँ ब्रैकेट समझ लेना, ये at प्लस bv इस d के नीचे लिखा हुआ है, इसको यहाँ ब्रैकेट लगा लें अगर आपको। ठीक है, ठीक है ठीक है ये सर, पूरी मैं उसकी ऊपर नजर आ रहा हूँ। हाँ पूरी इंडेक्स है, नहीं ऊपर नहीं, ये इसके साथ ही है नीचे। सर ये एक्स और वाई रियल वैल्यूड वेक्टर फील्ड्स, ये वेक्टर फील्ड्स है ना मैनीफोल्ड के ऊपर। ठीक है, ओवर आर जो लिख, ओवर आर, लीनियरिटी ओवर आर का मतलब ये होता है कि ये जो सिंपल लीनियर है, ठीक है, यानी कि जो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है, ओवर आर का मतलब है कि ये जो हम नंबर्स ले रहे हैं ए और बी, ये रियल नंबर्स। ठीक है, जी सर। dt इज अ डेरिवेशन। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि dt जो है वो डेरिवेशन है। डेरिवेशन का मतलब है कि ये एक डेरिवेटिव ऑपरेटर है और ये प्रोडक्ट रूल सेटिस्फाई करेगा कि dt जब fx के ऊपर ऑपरेट होगा तो ये पहले dt f के ऊपर ऑपरेट होगा, x एज इट इज प्लस f एज इट इज dtx। ठीक है, तो dt किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होने का मतलब है कि t स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट हुआ, बाकी एज इट इज। चौथी प्रॉपर्टी है स्मूथनेस। वेक्टर फील्ड dzx over mu defined by dzx of q
इज इक्वल टू डी जी ऑफ क्यू एक्स इज सी इंफिनिटी। ये स्मूथनेस ये है कि अगर ये इसकी इंडेक्स में मैं पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर की बजाय पूरा वेक्टर फील्ड रख दूं और इसे किसी पॉइंट क्यू पे ऑपरेट करूं, तो ये ऐसे ऑपरेट होगा कि ये क्यू पॉइंट जेड के अंदर चला जाएगा, डी जेड ऑफ क्यू एक्स, यानी कि डी जेड एक्स क्यू के ऊपर ऑपरेट होने का मतलब ये है कि डी जी ऑफ क्यू जो पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर बन जाएगा वो एक्स पे ऑपरेट होगा। दिस वैल्यू डी टी एक्स, यानी कि डी टी जब एक्स के ऊपर ऑपरेट हो, द वैल्यू डी टी एक्स इज कॉल्ड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स with respect to t। इसको हम कहेंगे कि this is the covariant derivative of the vector field x with respect to the tangent vector t, and affine connection on m is an affine connection on the identity map। हम कहेंगे अगर मैंने ये affine connection define की on the mapping mu, अगर मैं ये कहूं कि मैं अफाइन कनेक्शन किसी मैनीफोल्ड के ऊपर डिफाइन करना चाहता हूं, तो उसका मतलब ये होगा कि मैं अगर म्यू की बजाय, म्यू एक मैपिंग है बिटवीन टू मैनीफोल्ड्स एन एंड एम, अगर मैं मैपिंग ले लूं आइडेंटिटी मैपिंग बिटवीन अ मैनीफोल्ड एम टू इटसेल्फ, तो तब हम कहेंगे कि वो जो अफाइन कनेक्शन है वो मैनीफोल्ड के ऊपर डिफाइन होगी। सो एन अफाइन कनेक्शन ऑन एम इज एन अफाइन कनेक्शन ऑन द आइडेंटिटी मैप आई फ्रॉम एम टू एम। सर ये डी जेड एक्स पूरी वेक्टर फील्ड बन जाएगी? जी जी, दोबारा पूछिए। सर डी जेड एक्स के साथ आपने वेक्टर फील्ड लिख दी है। किस जगह? हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर वेक्टर फील्ड, ये डी जेड एक्स एक बजाते खुद एक वेक्टर फील्ड बनेगा ना, ठीक है, और ये जब किसी पॉइंट पे ऑपरेट होगा तो ये पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर बनेगा। ये आगे अभी हम जा रहे हैं, अभी इसको थोड़ा आप होल्ड करके घर पे